बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री पहले बनी। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ लेंगे तो आप लोग बेहतर राजनीति कर पाएंगे अपनी अपनी पार्टियों में। प्रधानमंत्री वो इसलिए बनी क्योंकि वो जवाहर पंडित जी की बेटी थी, ठीक। कांग्रेस की अध्यक्ष वो इसलिए बनी कि जवाहरलाल जी की बेटी थी। दोनों बड़े पद देश में, उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष भी देश में बहुत बड़ा आदमी होता था, आज जैसी स्थिति तो थी नहीं। लेकिन देश की नेता, पार्टी की नेता इंदिरा गांधी तब हुई, मेहंदी साहब ध्यान सुन लीजिएगा और आगे इसको थोड़ा मीठे शब्दों में लेकिन पार्टी में भी धीरे धीरे फैलाइए। लेकिन वो देश की नेता तब मानी गई जब 71 में अपने कंधों पर पार्टी को चुनाव जिता के ले आई। बिना चुनाव दिखाए मामा, फूफा, चाचा, मौसा कोई हो, नेता नहीं हो सकते आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष रह सकते हैं, प्रधानमंत्री रह सकते हैं, गवर्नर रह सकते हैं, चपरासी रह सकते हैं, सब रह सकते हैं, नेता नहीं हो सकते, नेता नहीं हो सकते, नेता नहीं हो सकते। एक बार अकेले अपने कंधों पर पार्टी को जिताना ही होगा। जो जिता लाएगा वो इंदिरा गांधी हो जाएगा, नहीं तो बाकी ट्विटर खेलो। मुझे लगता है मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ठीक। मैं इसकी व्याख्या में भाजपा को भी ला सकता था, लेकिन मैंने एक पुराना प्रसंग दिया, वो प्रसंग सबसे बड़ा है इसलिए, ठीक। इंदिरा गांधी ने जिताने की कुव्वत अपनी दिखाई। मेहंदी की पार्टी के नेता अभी तक जितने भी पदों पर रहे वो उपहार में मिले पद हैं, मैंडेट से हासिल नहीं है। मैंडेट से हासिल कर लीजिए, जज हो जाएगी, जज हो जाएगी। मायावती इसलिए बड़ी नेता हैं, हालांकि अब वो तो उनकी पार्टी भी बिल्कुल, क्योंकि वो तो ट्विटर पे भी आना बंद कर दी। क्या उनको इतनी गर्मी लग रही है वो ट्विटर पे भी आना बंद कर दी, बोला ना ठंड में देखेंगे। क्योंकि वो एक बार कम से कम 208 अपने कंधे पे जिता लाई। क्या उतना तो कर लिया, बाकी के सारे उनके मुख्यमंत्री पद जो हैं वो संयोजन का विषय है, जोड़ तोड़ का विषय थे, राजनीतिक समीकरणों के कारण आए। मैं तो उन घटनाओं में बहुत मतलब फर्स्ट पर्सन के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर शामिल रहा, चीजों को जानता हूं। लेकिन मायावती नेता तब हुई जब मुलायम सिंह की सरकार को हटा के अपनी सरकार बहुमत के लिए आई। इसके अलावा नान्याः पंथाः एनाय, संस्कृत का इसका अर्थ है इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं नेताओं के लिए। माधव आनंद को याद होगा, माधव बाबू जनसंघ के बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश में। संघ ने उनको, माधव प्रसाद त्रिपाठी, संघ ने उनको नर्स किया, लेकिन पराक्रम नहीं कर पाए तो अपने अपने पत्थे में चले गए। फिर कल्याण सिंह पे दांव लगाया पूरे परिवार ने। कल्याण सिंह भी नेता तब हुए जब 222 विधायक अपने चेहरे पर जिता के लाए, ना दाएं वाले को क्रेडिट ना बाएं वाले को क्रेडिट। तीसरा और उदाहरण दे दूं कि आज भ्रम नहीं रहे, ये रोज रोज की चाव चाव खत्म। 2017 में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता नहीं बने थे वो ना। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए सब लोग। मोदी जी, मोहन राव भागवत, इन दोनों के बीच में यह चर्चा हुई कि भाई योगी जी को बनाना चाहिए, बन गए। वो सिलेक्शन था। तो उस 5 साल में उनमें और कल्याण सिंह में अंतर रहा, कुर्सी एक ही थी लेकिन कद में अंतर रहा ना। लेकिन 22 में योगी आदित्यनाथ नेता हो गए, अब वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। बिना जिताए मुक्ति नहीं। अनीता मिश्रा जी को भी शायद बात समझ में आ गई होगी, मेहंदी साहब को भी और आनंद जी की पार्टी को भी। जो जिता नहीं सकता वो गाल बजाए, उसकी मर्जी, कोई सुनता नहीं है। हंसते हैं लोग, कहते हैं इनको लग रहा गर्मी चढ़ गई, कुछ मानसिक मामला हो गया। क्या
कोई फर्क नहीं, इन बातों को मतलब है आप जीते कि नहीं जीते इतनी सी बात है, बाकी तो कहानी है। शिवपाल जी के प्रसंग में भी मैं यही अंतिम बात कहूंगा। बार बार इस बात को शिवपाल जी के चाहने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बार बार इसी बात को कहते हैं कि अग्निहोत्री जी आपने तो संघर्ष देखा है, आखिर सब तो इन्हीं ने किया, शिवपाल चाचा ने। मैं कहता हूं इस बात ये नहीं बिकेगी बात मेरे भाई। यादव बेल्ट के 10 लोकसभा सीटें शिवपाल यादव जीत लें, उसी दिन शिवपाल यादव के टेलीफोन में करंट आ जाएगा। नावेद बाबू, जिस दिन 50 विधायक चुनवा लेंगे, 200 तो नहीं चुनवा सकते कभी, 50 चुनवा लेते तो नेता मान लेते। वरना जो मैंने मिठाई वाले की दुकान की कहानी सुनाई वही कहानी है। अपने मन से कहते रहोगे जी मेरे कारण चलती थी, तो चला के दिखा दो ना। और नहीं तो फिर भैया ये एक आध, मुझे तो ये लग रहा है हो सकता कल एकात्म मानववाद पर भी चर्चा करनी पड़ जाए शिवपाल जी को, वो दिन भी दूर नहीं। मान लीजिए सिलेबस आ गया उधर से कि आप एकात्म मानववाद पर बोलो, कॉमन सिविल कोड के बाद, तो बोलना पड़ेगा ना। उन सब तो कुछ नहीं होगा, केवल भुजाओं का शौर्य ही आपकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता, बाकी कोई चीज नहीं। नरेंद्र मोदी ने पार्टी को यह बताया कि जब से जनसंघ से लेके आज तक मेरे जैसा नेता नहीं हुआ पार्टी के भीतर जो लगातार इतने चुनाव जिता दे। किसी ये बताया, अब किसी को कहने की जरूरत है क्या? वाजपेयी जी बड़े कद के व्यक्ति थे, लेकिन वाजपेयी जी जनसंघ के और संघ परिवार की बृहत्तर सीरीज में सबसे बड़े नेता नहीं हो सकते चुनाव जिताने वाला, वो फिर नरेंद्र मोदी है। इसमें क्या बात भाई, आपको आदमी पसंद आए नहीं है अपने घर बैठो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। हम चुंगी का चुनाव नहीं जीत सकते, नरेंद्र मोदी टिप्पणी करेंगे। अरे पहले हम तो कुछ हो जाएं भाई, तब टिप्पणी कर लेना। आपके कहने से अब 2 पार्षद चुने जा सकते हैं आपके शहर में, नहीं। आपके कहने से 2 प्रधान चुने जा सकते हैं, नहीं। 2 विधायक, नहीं। तो आपका हल्ला मचा रहे, शांत रहो यार। ये मूल प्रश्न है और लोकतंत्र का यही प्राण तत्व है, यही ऊर्जा केंद्र है लोकतंत्र में। इसके अलावा बाकी सब चीजें बेकार। शिवपाल जी के साथ सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष यही रहा, उन्होंने 2 अटेम्प्ट लिए और दोनों अटेम्प्टों में संसदीय निर्वाचन में, चुनावी प्रक्रिया में उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। फिरोजाबाद में क्या स्थिति बनी थी? फिरोजाबाद सैफई में छींको तो आवाज फिरोजाबाद सुनाई दे। जब वहां नहीं कुछ हुआ तो पटरौना में झंडा गाड़ोगे सब लोग जाके, या ललितपुर में गाड़ोगे? इन बातों को कोई अर्थ नहीं। और वही बात मैं अखिलेश जी के लिए कहता हूं, मायावती जी के लिए कहता हूं। जिस दिन से मायावती जी के जिताने की क्षमता कम हो गई, जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो जानते होंगे, नाविद भाई जानते होंगे, वो पत्रकार हैं, कि उस दिन से मायावती जी का जो एक उनकी पार्टी का जो एक शेयर बाजार में शेयर होता था, है, वो माइनस में चला गया। नहीं, अब बुला कहना पड़ता है कुछ कर लेना, टिकट ले लो, लड़ जाओ। वो कहते ना भैया हम नहीं लड़ेंगे ना, कुछ देते हो तो लड़ दे चुनाव, बनना अब बाकी तो छोड़ ही दो। बोले अच्छा गजक लिया, बोले ना गजक भी नहीं, गजक भी नहीं, मूंगफली भी नहीं दे सकते। आप 10-5 लाख दे तो मैं चुनाव लड़ लूं, अन्यथा नहीं। और इससे पहले क्या हाल था? अनीता जी भी लखनऊ में रहती, जानती है, पसीना गुलाब था। आनंद भी पत्रकार रहे, जानते हैं क्या? बसपा की टिकट के लिए सिफारिशें लगती थी, लगते थे ना आनंद बाबू। सब लोग नए नोट, नए मिठाई के डब्बे लाते थे। क्या कहते भैया हमारा स्वीकार करा दो, क्या ये हम इससे अच्छी बर्फी हमारी है, क्या? वो कहते नहीं। आज आदमी गजक देने को तैयार नहीं। मध्य उत्तर प्रदेश के एक नेता है, नाम नहीं लूंगा, वो आए थे मेरे पास, मेहंदी साहब। बोला भाई साहब वो जब आपका गठबंधन हुआ था बहन जी से, उस वक्त एकदम सेंसेक्स बहुत ऊपर चला गया उसका,
तो बोले भैया 20 किलो लड्डू में, मैं सांकेतिक भाषा में बोल रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे भी वो देखना भैया है, 20 किलो लड्डू में टिकटवा मिली और बड़े नेता खिलाफ, राष्ट्रीय चेहरे खिलाफ लड़ना चुनाव। तो और टिकट ये कह के दी कि बेटा ये टिकट नहीं है बच्चा, ये लोकसभा में एंट्री कार्ड है। मिले मुलायम में क्या था, मिले अखिलेश और बहन जी, नहीं बहन जी दे दी इन संदेश है, 5-19 में पलटाई, ये गाना बज रहा था साथ में क्या। तो बोले बेटा चिंता नहीं करो, तो बोले भैया 18 वहां लग गए, खर्चा हो गए। तो 38 में जब हार के नोएडा आए तो मेरे पास तो वो चल नहीं पा रहे थे ठीक से, बैठते ही एकदम अर्ध निद्रित अवस्था में चले गए। फिर मैं उनको पानी आनी पिलाया है, बोले भैया बर्बाद हो गए। क्या मेहंदी साहब 38 किलो लड्डू, बोले को धंधा कर लेता, मर गया बर्बाद हो गया। क्या मुहर्रम हो गया उनका चेहरा, वो ईद की उम्मीद लगाए थे क्या। इसलिए नेता के पास एक ही काम, क्रिकेटर रन बनाए तो सफल, अभिनेता का सिनेमा चले तो सफल, और नेता जिताए चुनाव तो सफल, बाकी सब बेकार कहानी है, किस्सा है। अपने अपने नेताओं को जाके बता दीजिए। मुझे लगता है कि एक बात मेरे स्तर पर जरूर सामने रखी जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, और दृढ़ता के साथ, ढीलेपन से नहीं। हालांकि योगी आदित्यनाथ का वो स्वभाव भी नहीं है, अगर वो किसी चीज से सहमत है तो फिर पूरी दृढ़ता के साथ उसके लिए खड़े होते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल से माइक हटे, ये ठीक नहीं। और एक और व्यवहारिक चीज को भी समझिए, आज से 200-300 साल पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले जब भी ये माइक बना होगा, मुझे नहीं पता कब बना होगा, जब भी बना होगा 1800 के आसपास कहीं बना होगा, तब विरल आबादी थी। ठीक, मेरे ही गांव में इतना बड़ा मकान था जितने में पूरी सोसाइटी है यहां नोएडा में, जिसमें मैं एक फ्लैट में रह रहा हूं। अब वैसा तो नहीं है क्या। अब अगर फ्लैट में वैसी ध्वनियां होने लगी तो पूरे अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए के लोग आ जाएंगे मेरे फ्लैट में, उसको हमको वो करने कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, गजब कर रहे हो। मैं मेरे पुरखे गांव में जिस ढंग से रहते थे वैसे फ्लैट में तो नहीं हो सकता ना। जीवन बदल गया, मित्र कहां अटके भटके हो, ये नहीं चलेगा। पहले समझाइए, जिसको समझ आ जाए उसको प्रणाम करके कहिए आप अच्छे आदमी, लेकिन जिसको समझ में ना आए, विमल सिंह, शासन का दायित्व तो है फिर उसको शासन अपने ढंग से समझाए। कानून कोई मजाक का विषय नहीं, वैकल्पिक विषय नहीं कि तुम्हें अच्छा लगे तो ले लो, नहीं अच्छा लगे तो मत मानो, ये तो नहीं हो सकता कानून में। इस देश में गलत नजीरें पड़ी जिनके चलते समस्याएं पैदा हुई। मुझे याद है शाहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, वो एक टर्निंग पॉइंट था इस देश के लिए। राजीव गांधी ने उसका समर्थन किया, प्रधानमंत्री थे। आरिफ मोहम्मद खान जो इस वक्त केरल के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान मंत्री थे। आरिफ मोहम्मद खान ने उस निर्णय के पक्ष में धुआंधार भाषण दिया लोकसभा में। अगले उसी रात राजीव जी पर कुछ दबाव पड़े और राजीव जी ने फैसला किया कि नहीं, हम जो मुस्लिम संगठन मांग कर रहे हैं, मौलाना लोग मांग कर रहे हैं, इमाम लोग मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ जाएंगे। अब उनका 360 डिग्री पर राजीव गांधी घूम गए। अगली सुबह राजीव गांधी की सरकार ने उस निर्णय के खिलाफ संसद में अपना स्टैंड रखा और प्रस्ताव लेकर आए कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लोकसभा निरस्त करती और एक नया विधेयक ले आए जो उसके प्रभाव को शून्य कर रहा था निर्णय के। वो टर्निंग पॉइंट था, उसने इस देश के मन मिजाज को बुरी तरह झकझोरा था। और मालूम है, पता नहीं कितने, मैं वहां एक पत्रकार के नाते चूंकि चीजों को देखा हूं इसलिए कह सकता हूं, बाकी लोग पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे अच्छे से। एक नेता थे उत्तर प्रदेश के, नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, जियाउर रहमान अंसारी। क्या बड़े नेता थे।
जियाउर रहमान अंसारी साहब खड़े हुए राजीव गांधी की सरकार की तरफ से, और उन्होंने मालूम क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, यादव जी, उन्होंने कहा राजीव जी तेली और तमोलियों से कुरान की व्याख्या कराएंगे तो यही होगा। क्या? ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, संसद के पटल पर कहा केंद्र के मंत्री ने। उसी के चलते आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे तो कानून का सम्मान नहीं होगा। कानून किसी भी धार्मिक ग्रंथ से ज्यादा पवित्र माना जाना चाहिए। देश तभी चल सकता है, उसके अलावा देश चलने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। क्या कहा? ईश्वर कौन है? अल्लाह कौन है? जो समदर्शी है, समदर्शी है नाम तिहारो। तो कानून ही समदर्शी होना चाहिए, और कौन समदर्शी होगा? व्यक्ति की दृष्टि इधर उधर हो सकती है, कानून की दृष्टि समान होती है। इसलिए मैं कहता हूं कानून को पवित्र मानिए, उसकी मर्यादा की रक्षा करिए। उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए सब लोग सन्नद्ध रहिए, सब लोग कटिबद्ध रहिए। ये देश बहुत सारी कीमत चुका के यहां तक आया है मित्र। छोटी कीमत चुकाई है क्या? गांधी जैसे लोग, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग सांप्रदायिक हिंसा की भेंट चढ़ गए। छोटी बात है क्या? दंगों में हजारों लोग मारे गए। ये टकराव का रास्ता क्यों? हटा दीजिए माइक। मैंने आप दृश्य देखे, मुझे कष्ट हुआ। और यकीन मानिए केवल दो ही का मसला नहीं, आप दोनों बड़े लोग हो, आपके पास अनुयायी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा टीवी भी ज्यादा आपकी बात आ गई। लेकिन मान लीजिए कल से यही बात गुरुद्वारों वालों ने भी कही और चर्च वालों ने भी कही, तो किस मुंह से रोकोगे? क्या? और फिर राधा स्वामी वालों ने भी कही तो क्या करोगे? ऐसे सेक्ट, अगर सेक्ट में मैं चला जाऊंगा तो 1000 सेक्ट है भारत में धार्मिक, फिर वो भी सब कहे, तो मेरे दोस्त कोई खंबा नहीं बचेगा जिसपे ये लाउड स्पीकर नहीं लगा होगा बाजा। पूरे देश को नुमाइश मैदान बना देंगे क्या? दुनिया कहां पहुंच गई, हम कहां अटके हुए? और क्या ईश्वर को भी उसकी जरूरत है? मशीन की कान में मशीन लगाता है क्या ईश्वर, कि धीरे कहेंगे तो सुन नहीं पाएगा? ऐसा है क्या? अरे ये हमारे आपके कान में समस्या आती है, परमात्मा के नहीं। तुलसीदास ने कहा कि कौन है परमात्मा? विमल सिंह, तो उसने कहा कर पगु बिन चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना। क्या? बिना कान के सुनता है। आप लाउड स्पीकर किसके लिए लगा रहे हो? ईश्वर तो बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के कौतुक करता है, उसके लिए लाउड स्पीकर लगा रहे हो क्या? और ये टकराव पैदा कर रहे हो? नहीं, टकराव पैदा मत करिए। मैंने कहा था कि देश काम कब करेगा, तो किसी मित्र ने कहा नहीं ये भी चलेगा और काम भी होगा। नहीं भाई, चीजों को बदलने दीजिए। 8 प्रहर पूजा करेंगे तो काम कब होगा? काम कब होगा? उसके बाद कोई समय बचता है क्या? फिर आपको स्थान चाहिए पूजा के लिए, तो आपको डेस्क छोड़ के जाना होगा ना बार बार। तो कौन नौकरी पर रखेगा और कहां आप काम करेंगे, ये भी बता दीजिए जरा हमको। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, ये जब तब करे बैठ के। इसलिए दया रखिए, ये काम साधु संत मौलानाओं को करने दीजिए, उनका ये विशेषज्ञता है, उनको करने दीजिए। बाकी लोग राष्ट्र के निर्माण में योगदान दीजिए। अल्लाह को, परमात्मा को हृदय में धारण करिए। ठीक? मैं कभी भी ताबीज और माला, मेरी बात गौर से सुनिएगा, ताबीज और माला दोनों कुर्ते के ऊपर पहनने का हिमायती नहीं रहा। ताबीज हो चाहे माला हो, कुर्ते के अंदर पहनिए। इसका अर्थ क्या है? कि अपनी धार्मिक आस्था को अपने तक रखिए, किसी पड़ोसी पर थोपने की कोशिश कोई न करे, कतई न करे। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, जात का मसला नहीं, देश का मसला है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा मजाक, इससे बीभत्स कोई कथन जब से देश आजाद हुआ जवाहरलाल जी के समय से आज तक दूसरा नहीं हुआ।
इसकी हैसियत का दूसरा जुमला है ही नहीं, कसम भगवान की। अरे मैंने टिकट बांटते देखा है महाराज, कहीं चक्करों में पड़े हो, नाम ले लेके बोलूं। मैंने बायोडेटा देखे, आपने भी देखे होंगे। जात में भी गोत्र बताओगे और उस गोत्र के इतने लोग हैं, आसपास अच्छी रिश्तेदारी है, प्रार्थी 30,000 वोट जुटा लेगा अपनी जात के, फिर आके सब ज्ञान देते हो कि मसला देश का है, मसला संविधान का है। अरे भाई साहब, उसको संविधान नहीं समझ में आता। कहां से मुसलमान लड़ाना है? आज के टाइम में कौन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसा, जिससे जवाहरलाल जी ने कहा कि मौलाना आप मुस्लिम बहुल इलाके से चुनाव लड़ो? उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो सामान्य सीट से लड़ूंगा। इतने बड़ी हैसियत का कौन है? और आज जो लोग कह रहे हैं कि जो कुकुर मुत्ते हैं, चूहे हैं, डूबते जहाज, कमजोर दिल वाले, वो आजम खान है चाचा। पूरी पार्टी खड़ी रही 35 साल उनके इस्तकबाल में। हम बताएं किस्सा, उनकी नाराजगी का असर कितना होता था। पूरी सरकार खड़ी रहती थी, पूरी पार्टी खड़ी रहती थी। वो कमजोर दिल वाले हैं, और कमजोर दिल वाले होते तो इनसे भाजपा वालों से कुछ गुटरू करके लेकिन लफड़ा हल्का नहीं करा लेते, तब 150 केस तो नहीं होते उन पर, और पत्नी बच्चा सब जेल तो नहीं जाते। छोटे छोटे लोग मैनेज कर लेते हैं, उनको क्या समस्या थी? इसीलिए मैं कह रहा हूं, सत्य को सुनना नहीं चाहिए, चाहते हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी को सुनना चाहिए। अगर आपके कोर वोट से ये सी आवाज आ रही तो उस पर आत्मचिंतन करिए। आपको वोट चाहिए, क्या बात आई थी? बात आई थी कि 4 बार हमने आपके वालिद को सीएम बनाया, 1 बार आपको सीएम बनाया, और 6ठी बार आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं दे सकते हमको। ये सवाल जब गूंजेगा अलीगढ़ में, संभल में, मुजफ्फरनगर में, कैराना में, तो लोगों के दिल में नहीं जाएगा कि हर बार दूल्हा आप ही क्यों बनेंगे भाई? अच्छा दूल्हा न सही, वो तो कह सहबोला ही बना दो, अब तो मुख्यमंत्री बनना नहीं किसी को, तो नेता विपक्षी बना देते। लड़ाई तो यहीं से शुरू हुई। खैर वो विषय अलग है। मैं एक बात कहता हूं, मैं ऐसे कानून के, ताहिरा जी मेरी बात को और बेहतर एनालाइज करेंगी बाद में अपने अनुभव के साथ। जो कानून के रोहित बाबू ग्रे एरियाज हैं ना, शासन किसी का हो क्या, वो इतने लाउड हैं और इतने मस्त हैं। वर्मा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हुए क्या? एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री, ये जो ग्रे एरियाज हैं ना कानून के, क्या पैसे वाले ताकतवर लोग इसका इतना फायदा उठाते हैं क्या, जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्या वो किसी पार्टी के स्वयंसेवक नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे क्या? उन ग्रे एरियाज के बीच में समाधान है बुलडोजर। बुलडोजर एक प्रतीक है क्या? आपकी कोठी पर 50 नोटिस आ चुके ध्वस्तीकरण के, आपने जवाब भी नहीं दिया, चूंकि आप रूलिंग पार्टी के साथ अटैच है, या नेता है या बाहुबली है। अगर आपके खिलाफ वो कागज तामील करा दिया गया तो इसमें क्या है? तो भाई गलत तामील हो गया होगा तो कोर्ट है, जाके अधिकारी जेल जाएंगे। इसमें हाय तौबा क्यों मच रही है कि जी रौंदे दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि थेमान चौक हो गया चीन का भारत में, यूपी में। ऐसा तो नहीं है। हाँ, इससे ये जरूर होगा कि समाजवादी, ये बात मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं रोहित बाबू, क्या आपकी ओर बुलडोजर नहीं है अभी, और रहेगा भी नहीं 24 तक, ये भी जान लो क्या। इसलिए थोड़ा आराम से बैठो। लेकिन एक, अब आप समझ गए क्यों नहीं रहेगा, आपसे बेहतर जयंत बाबू समझ गए। दूसरी बात कहूं, एक बात लिख लो मेरी, 5 साल समाजवादी पार्टी अपने काडर को रोक नहीं पाएगी अपने साथ। लिख लो मेरी बात। क्या बुलडोजर की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्या, जिसके घर पे बुलडोजर चल गया वो सपम रह क्या करेगा? फिर कीर्तन करेगा? वो तो धंधा करने आया था, कोल्ड स्टोरेज था उसका, उसके कोल्ड पे चल गया बुलडोजर, अवैध बनाया था भैया के आशीर्वाद से, है
चाचा के आशीर्वाद से। बताओ भैया, उस पर ये कंचन द्विवेदी चलवा देंगे बुलडोजर। तो ये तो वो भी राजनीतिक व्यक्ति, वो ये तो जानता ही है कि बुलडोजर तभी रुक सकता है जब मैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर लूं। क्या? तो आपके पास कौन रुकेगा? आपकी पार्टी, मतलब एलाइज के पास। आज मैं देख रहा था कन्नौज पहुंच गया बुलडोजर। अब बताए कन्नौज, समझ रहे ना कन्नौज का मतलब? जैसे बागपत में पहुंच जाए तो जयंत के लिए जो मतलब है क्या। और 4-6 उन्होंने शहीद कर दिए इमारतें। क्या? वो बनी थी सपा शासन काल में, तो अपने शासन था, जैसे चाहे वैसी बन गई, ध्वस्तीभूत हो गई। अब वहां मीटिंग चल रही है क्या कि भाई कोई भाजपा का संपर्क ढूंढो और शाखा में जाना शुरू करो। रावत जी, अब वो कह रहे शाखा में जाना है, तुरंत एक नेकर सिलवा के दो और टोपी। क्या करिएगा? यही हकीकत है मेरे दोस्त, इसमें गुस्सा होने से कोई लाभ नहीं। जिसको धंधा जीवन यापन करना है वो 5 साल क्या करेगा? 5 साल रोजा रखेगा यार, गजब करते हो। अरे 1 महीने का रोजा है, 9 दिन की नवरात्र है, आप 5 साल रोजा रखवाओगे आदमी को? ऐसा समाजवाद और लोकदलवाद किसी को नहीं चाहिए क्या? बड़ी मुश्किल से एक एक ईंट जोड़ी है कितनी मिठाई खर्च कर करके है, नेताओं के पैर दबा दबा के वो बुलडोजर को दे दें, पार्टी नहीं बदल लेंगे आदमी। इसलिए मैं कह रहा हूं चिंतन की बात यहां भी है। आजम खान क्या कह रहे वो छोड़ो, पहले इसको समझ लो। आजमगढ़ में, कन्नौज में, इटावा में, मैनपुरी में सबसे ज्यादा बुलडोजर चल रहा है और चलेगा। क्या? इसका कारण आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या? बचेगा कौन? इसलिए अपने काडर के साथ हर राजनेता को, हर दल को ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि उसके काडर को लगे रुका, समाधान हुआ ना हुआ अलग बात, लेकिन मेरा नेता सड़क पर उतरा और मेरे साथ खड़ा रहा। जो नेता ऐसा कर लेगा वो इंटैक्ट रख पाएगा अपने कार्यकर्ता को, जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसके साथ कार्यकर्ता नहीं रहेगा। जान लीजिए बसपा जैसा हाल हो जाता। सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि राजनेताओं को अब ये समझ लेना चाहिए, ये 70 का भारत नहीं, 80 और 90 का भारत भी नहीं है कि जहां नेता ने कह दिया तो लोगों ने भरोसा कर लिया। आप बोल के हटते हो, जनता हंसने लगती है। सबके लिए लागू है। मायावती जी उस टीचर का क्रिएशन जो अपना कुल गोत्र खानदान परिवार सब छोड़कर आया, मायावती जी भी झंडा लिए थी कि ना जी हम परिवारवाद में बसपा विश्वास नहीं रखती, मेरा उत्तराधिकारी जब आएगा तब लोग चौंक जाएंगे। क्या? चौंका चौंकी कुछ नहीं हुई। आनंद का लड़का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हो गया। मायावती जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन आकाश, वही ना आई ना लौट के। तो ज्ञान क्या को देते हो कि अब बाबा साहब ने ये कहा और फुले ने, ज्योतिराव फुले साहब ने ये कहा, और सीधी बात करो कि भाई साहब हम तो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जब जिसका चांस लग जाए। ठीक बात है। धार्मिक स्थानों में गद्दी बढ़ती है कि भाई 3 महीना ये रहेंगे, ए.के. मिश्रा 3 महीना त्रिपाठी जी, 3 महीना मेहंदी जी, 3 महीना फलाने जी, है साल भर का हिसाब हो गया। तो वही लोकतंत्र में गद्दी की खींचातानी है कि भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब हमें बैठने दो। उसमें बड़े लोगों को अब मत लाओ, वो दौर बीत गया। मित्र अंबेडकर, गांधी, जयप्रकाश, लोहिया, दीनदयाल मत लाओ, उनका अपमान होता है। खेल क्या हो रहा है और नाम उनका ले रहे हो, ये ठीक नहीं है। आज कांग्रेस में आप कह दो जी, वो के जी सब कह रहे कि हम तो गांधी जी के चेले हैं, गांधी जी के ताबीज पहनते और सुबह नहाने से पहले उसको नहलाते गंगा जल से। राज्यसभा की सीट का मसला था, ये लोग बोल नहीं रहे थे 10 जनपद वाले, तो 23 खिलाफ खड़े हो गए। फिर कुछ डील हो गई तो बोले गांधी जी जो ओके, गांधी जी जो ओके, गांधीवाद ओके। यही ना, यही ना। तो सीधे बोलो ना यार, इन ड्रामा का है किस बात का? इनके यहां जो रार हुई, लड़ाई हुई, वो लोहिया जी के कारण हुई थी घर में, धटेरे की नहीं ना। लोहिया जी से उसका क्या लेन देना? चद्दर की लड़ाई थी,
एक इधर खींच रहा था, दूसरा उधर, चद्दर फट गई। यही ना, लोहिया जी ने तो कभी चद्दर नहीं खींची, इनके यहां भी वही बात थी। कल्याण सिंह से ज्यादा संघ समर्पित, विचारधारा समर्पित कार्यकर्ता कौन होगा? उनका भी जब उनके और वाजपेयी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या हुआ सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी ना। तो सच्ची बात सब लोग बोलो भाई। अब वो जमाना चला गया जब आप इतनी ऐसी बातें हवा में फेंक के उछाल देते थे और लोग कहते नहीं नेता ने कहा सही बात होगी। नहीं, कैन यू इमेजिन, इंदिरा जी ने ये नारा दिया 71 में, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते इंदिरा हटाओ, पूरा देश भरोसा करके लंबलेट हो गया और कांग्रेस बम्पर जीती। युद्ध तो बाद में हुआ 71, लोग गलत समझते हैं कि युद्ध के चलते जीतना, 71 का चुनाव पहले हो गया था। ठीक, जीत गए। गरीबी तो आज तक है, अब नहीं है। अब जनता कुर्ता पकड़ लेती है तुरंत तत्काल, और वो आपसे प्रतिरोध करे ना करे, लेकिन जानती तो है कि आप जो बोल रहे हो वो सत्य है या असत्य है। और आखिरी एक देसी बात कह के कहूंगा, खासतौर से अपने मित्र ए के मिश्रा के लिए, कि वो ऐसे देसी बातों को का प्रयोग शुरू करे तो ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंचेगी। वो बहुत कठिन बात बोलने लगते हैं। उस महिला पर कैसे कोई भरोसा करे, या उस पुरुष पर कोई कैसे भरोसा करे, क्या जो अपनी 4 शादी करने के बाद है साथी को ये सुझाव दे कि ना पत्नी मर गई कोई बात नहीं, दूसरी शादी मत करना, बड़ा गलत होता। कैसे भरोसा करेंगे जब वो देख रहा है कि भैया ने 4 की और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि ना ना करना नहीं, अब जो लिखा था विधाता ने भाग्य में, ठीक है अब नहीं रही कोई बात नहीं भौजाई, अब दूसरी मत करना, नहीं चलेगा ना। अब तो वो समय आ गया कि सामने वाला कहता तुमने 4 की, मैं 5 करूंगा। भाई साहब मिश्रा जी, कार्यकर्ता आता है मेरे पास, मैं पूछता हूं भाई क्या इच्छा, तो वो कहता भाई साहब हमारे यहां जो विधायक है ना, उसने 4 जगह प्लाट काटे हैं, 2 कोल्ड बना लिए और 2 ढाबा खोल दिए और ऐसा ऐसा कर दिया। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी लग जाऊं, 2-4 साल मेहनत करूंगा और फिर अब की उससे बड़ी प्रॉपर्टी बनानी है। क्या एक मिश्रा जी आप समझ ना कि रियलिटी कहां पर है? वो आई कंपटीशन में रहा है नौजवान। दीनदयाल जी, गांधी जी, जयप्रकाश और लोहिया सबकी किताबें झोले में रख के, लेकिन लक्ष्य ही लेके आ रहा है कि इनसे ज्यादा माल काटना है और इनसे ज्यादा भौकाल रखना है। ये 20 बंदूक लेके चलते, मुझे 30 लेके चलना है, और गांधी जी की फोटो गले में डाले रखना है। मसला इतना सा है, इसलिए थोड़ा सच बोलिए ताकि जनता को व्यवहारिक लगे, ऐसा ना लगे कि आप लोग टीवी पे दूसरी दुनिया की बात करते हो, जमीन पर कुछ और हो रहा है। आजम खान का जो इलाका है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां उनका राजनीतिक सक्रियता रही है, उसमें इस चुनाव के दौरान भी जब मैं गया था तो ये बात वहां के मुसलमानों में थी। मैं अल्पसंख्यक और ऐसे गोलमोल बात नहीं बोलता, मैं सीधे बोलता मुसलमान, हिंदू और फिर जातियां, है ना। वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि अगर मुलायम सिंह यादव चाहते तो आजम खान के लिए रास्ता ना निकल जाता, क्योंकि बीजेपी वाले भी राजनीतिक दल हैं। ये कोई वो थोड़ी ना कि मतलब ये कोई सातवें आसमान से उतरे हैं, किसी की नहीं सुनते और सबकी सुनते हैं। इनको भी इसी देश में राजकाज करना है और दूसरों को भी करना है। आज ये है कल वो है, सबका ख्याल रखते हैं। तो मुझसे लोगों ने वह कहा कि अगर नेताजी चाहते तो आजम खान को राहत मिल जाती। ये बात जो पेनिट्रेट कर गई नीचे तक, ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा लक्षण नहीं। और आप कुछ कहें, लेकिन जो बात कल फसाहत ने कही ना, ये फसाहत की बात नहीं। और फसाहत ऐसा बोल सकते हैं क्या बिना इशारे के? जो लोग ऐसा मान रहे उनकी बुद्धि को मेरा प्रणाम। मैं राजनीति जानता हूं, मैं मानने को तैयार नहीं। बिना इशारे के ऐसी बात नहीं बोली जाती, इसलिए ये बात है। एक और शिवपाल यादव है और एक और आजम खान है। और एक बात और कह दूं, मैं तो थोड़ा बदनाम हूं ज्यादा सीधी बात कहने के लिए।
ये समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार में मुलायम सिंह यादव के बाद आजम खान शिवपाल यादव के ज्यादा नजदीक थे और राम गोपाल से उनका ऐसा था। ये बात भी आप लोग टीवी पर ना बोल पाओगे ना मानोगे, लेकिन मैं जानता भी हूं और बोल भी सकता हूं। ठीक, इसलिए अब यह स्थिति और खराब हो गई। एक तरफ वो शिवपाल यादव अपना ट्विटर बदल ही रहे रोज, हर दिन हैं तैयार हम, कैसे कैसे नारे लग उसमें लिख रहे हैं। और इधर ये जो कौशल कांत की पार्टी वाले हैं ये भी बिल्कुल अलग अलग सिग्नल भेज रहे हैं क्या कि जो रायता फैला वो और फैल जाए, समेटे नहीं। और वह आपका टोटल फॉर्मेशन है। अभी जो 2022 के विधानसभा चुनाव का वोट का आपका वो विश्लेषण कर लें, तो आपको सर्वाधिक वोट यानी बहुसंख्यक वोट यादव और मुसलमान ही मिला ना। और यादव वोट में एक बड़ा चेहरा शिवपाल और मुसलमान वोट में बड़ा चेहरा आजम खान। एक वाई एक एम, एक एम एक वाई, ये ना स्थिति है। ये बड़ी चुनौती है और जिसके लिए मैं बहस लेके आया, ये इसलिए बड़ी चुनौती, शिवपाल वाला मसला उतना बड़ी चुनौती मैं अभी इसके तुलना में नहीं मानता, लेकिन ये बड़ी बात है जो आजम खान के स्तर पर आई है। समाजवादी पार्टी पर अभी तक केवल यही आरोप लगता था कि वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, वो केवल मुस्लिमों के लिए काम करती है। अब अगर शफीकुर रहमान बर्क जैसा बुजुर्ग खड़े होकर कह दे कि मुसलमान का काम नहीं करती सपा, और मैं इससे खुश नहीं हूं, और अगर आजम खान के आसपास के लोग ऐसी बात कहने लगे तब तो बड़ी बात हो जाती है। वरना आप पर तो जब मौलाना मुलायम आरएसएस वालों ने नाम दिया था बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अयोध्या के दौर में, तो अभी समाजवादी पार्टी उस नाम को लेकर कैरी कर रही थी, उससे भी वोट गैल्वनाइज हो रहा था, ध्रुवीकृत हो रहा था। आज मुसलमान आप पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये तो चिंतन का विषय है और चिंता का भी विषय है, क्योंकि आपकी पूंजी डाइवर्सिफाइड नहीं है मेहंदी साहब। आपका जो टोटल एसेट है उसका 90% नहीं तो कम से कम 80% तो मुसलमान और यादव ही है, 20% में बाकी सब। तो ये दो पिलर अगर हिले तो फिर 24 में बड़ी विचित्रता पैदा हो जाएगी। आजम खान ने अगर ये सिग्नल दिया है तो मैं उनके मिजाज को जानता हूं, मिजाज उनका थोड़ा कड़क है और सपा के लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। और जब आदमी कष्ट में रहता है, अंधेरे में रहता है, जेल को मैं वैसे ही मानता हूं, तो वो अवसाद में चला जाता है और थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है और उसको लगता है कि जो लोग बाहर मौज कर रहे हैं वो हमको देखने तक नहीं आ रहे। उसी मानसिक परिस्थिति ने आज इस मामले को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, चौराहे पर। हां, भारतीय जनता पार्टी बोले नहीं बोले, इस पूरे घटनाक्रम का, शिवपाल यादव और आजम खान का पूरे घटनाक्रम का सबसे प्रत्यक्ष लाभ भाजपा को होगा। चाहे शिवपाल ज्वाइन करें नहीं करें, तब भी आपको तो कमजोर कर देंगे ना। एटा इटाबा फर्रुखाबाद मैनपुरी। इस बार के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे वो बता रहे हैं ना कि जो आपका मोहल्ला था एटा इटाबा फर्रुखाबाद, वहां तो अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब मामला कुछ है, अभी कहीं फंसा हुआ है। भाजपा को इसीलिए बढ़त मिलती है। और जिस वोट को आप, जो वोट आपके साथ पूरी निष्ठा और तत्परता से हमेशा खड़ा रहा, स्वाभाविक है उसकी अपेक्षाएं भी आपसे ज्यादा होंगी। जैसे हिंदू वोट की अपेक्षाएं भाजपा से बहुत ज्यादा होती हैं। जरा सा विचलन होता है तो भाजपा के कान खींचने लोग आ जाते हैं। वैसे ही मुसलमान वोट के साथ आपका रिश्ता है। टीवी पे बोलो नहीं बोलो अलग बात है।
आपका विचलन होगा तो फिर तो दिक्कत आएगी। और आजम खान उस बोट का बड़ा चेहरा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।